हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे भारत में जब भी हम इसके नाम का जिक्र करते हैं तो केशवानंद भारती केस के बारे में हमें सुनने के लिए मिलता है। एक्चुअली केशवानंद भारती केस है क्या? भारत के संविधान को, जो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 42nd अमेंडमेंट, इसके तहत केशवानंद भारती केस को हम याद भी रखते हैं। जो कि केशवानंद भारती केस है, था क्या? अगर देखा जाए, केशवानंद भारती नाम के एक इंसान थे जो कि केरला के थे। ये क्या किए, इनका जो लैंड था, जो रिलीजियस लैंड था, वो उनके नाम पे ही था, जो कि रिलीजियस प्रॉपर्टी था उनके नाम पे ही था। तो ये केशवानंद भारती के पास से एक 29th अमेंडमेंट, उस वक्त जो बोलते हैं कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा हमारा 9 शेड्यूल के तहत ले लिया गया। 9 शेड्यूल एक्चुअली है क्या? 9 शेड्यूल एक ऐसा है जो कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो लैंड ले सकता है और उसके बदले उससे कॉम्पेंसेट कर सकता है। लेकिन रिलीजियस जो मैटर है वो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर ही आता है, तो स्टेट कैसे ले सकता है? तो इसके बारे में कुछ ऐसे केसेस थे। पहला केसेस था 1951 में, जिसके तहत 9th शेड्यूल आया, शंकरी प्रसाद केस। 1965 में एक सज्जन सिंह केस आया था और 1967 में गोलकनाथ केस आया था, और फिर ये केशवानंद भारती केस। तो इन चारों को अगर देखा जाए तो जो लैंड था वो केरला गवर्नमेंट इनका हायर कर लेता है, जो कि कॉम्पेंसेट के लिए। लेकिन ये बोलते हैं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स का वायलेट हो रहा है। स्टेट जो बोलते हैं कि नहीं ले सकता, लेकिन 9 शेड्यूल में ये भी बोला गया, अगर जो बोलते हैं कोई स्टेट ले जाता है तो उसके बदले जो बोलते हैं वो कॉम्पेंसेट करना होगा। लेकिन स्टेट अगर ले रहा है तो वो पब्लिक पर्पज के लिए होना चाहिए, ना कि जो बोलते हैं कि अपने अपने फायदे के लिए वो ले सकता है, ना किसी को जो बोलते हैं बेनिफिट्स देने के लिए। पब्लिक पर्पज जैसे कि रास्ता बनाना हो, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते बनाने के लिए, कुछ जो बोलते हैं कि रेलवे के लिए, इन सब के लिए ये स्टेट ले सकता है इसके तहत, जो कि हमारा 29th अमेंडमेंट के तहत ये ले जाता है। तो 29th अमेंडमेंट एक्चुअली है क्या? तो जब केशवानंद भारती फिर फाइनल हमारे पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं क्योंकि उनका तो फंडामेंटल राइट्स अनन है, क्योंकि रिलीजियस प्रॉपर्टी भी तो एक फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है। आर्टिकल 26, 27, 28 के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये पहुंच गए हमारे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे लॉयर थे, जो कि आज के डेट में हम महान जूरिस्ट और सबसे अच्छे लॉयर के नाम पे जब भी हम किसी भी लॉयर के बारे में नाम लेते हैं, वो है कि नानी पलकीवाला, जो कि देखा जाए हमारा केसेस अगर लिए हैं, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, गोलकनाथ केस, इन सब के लिए भी वो जो बोलते हैं कि एक केसेस के ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर के ऊपर वो जाने माने जाते हैं। नानी पलकीवाला एक ऐसे लॉयर भी थे जिनका एक बुक्स भी है, द कोर्टरूम जीनियस, और वो हमारे जब एक बोला जाता है नानी पलकीवाला के बारे में एक बात, कि जब बजट होता था वो लोगों को समझाने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में आकर लोगों को बजट के बारे में समझाते भी थे। वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी थे। तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं, वो ये सब जो अमेंडमेंट हुआ तो ये उन्हीं के वक्त पे ही ये हुआ था, और इन सभी केसेस का जो बोलते हैं कि उन्हीं के ऊपर ही श्रेय जाता है। तो जो ये केशवानंद भारती जब पहुंचे, जो कि केस था केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस है मेनली देखेंगे तो एक्चुअली है क्या? केशवानंद भारती पहुंचते हैं, बोलते हैं कि नहीं, ये हमारा फ्रीडम रिलीजियस प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे है, जो बोलते हैं ये केरला गवर्नमेंट नहीं ले सकता। तो इस चीज को रिफॉर्म करने के लिए हमारे भारत सरकार के पास ये नानी पलकीवाला लेके पहुंचते हैं कि बोलते हैं कि नहीं, ये जो बोलते हैं रिलीजियस प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो लेकिन इसको काउंटर करने के लिए तो 9 शेड्यूल तो हमारे जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता ही नहीं है। जो 9 शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, जो शंकरी प्रसाद केस में आया था 1951 में,
उससे पहले उसके बाद 1965 में सज्जन सिंह केस में भी ये था आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 के तहत। फिर आया हमारा 1967 में और एक था गोलकनाथ केस, जो कि उसमें भी बोला गया कि आर्टिकल 13 के अंडर आर्टिकल 368 आता है, लेकिन 1965 में बोला गया आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 दोनों अलग है। शंकर प्रसाद मामले में भी यही बोला गया, लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू के अंडर हमारा लैंड रिफॉर्म्स, ये जो हमारा 9 शेड्यूल है वो आता नहीं है, जो कि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में सब एक्ट है। तो एक्चुअली मुद्दा क्या था, ये बोला कि मैं देना नहीं चाहता, और रिलीजियस जो है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आता है। तो उस वक्त पे 13 जजेस बेंच बैठा था। 13 जजेस बेंच के बारे में जानने से पहले, क्यों 13 जजेस का बेंच बैठा था? पहले जो बोलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा 1973 तक अगर देखा जाए गोलकनाथ केस में ही सिर्फ 11 जजेस बेंच बैठा था, जो कि 10-1 से फैसला हुआ था, जो कि 10 गोलकनाथ को सपोर्ट करके ये किए थे और एक गवर्नमेंट को सपोर्ट किए थे। जो कि हमारा 1973 अप्रैल 24 को जो जजमेंट आया उसमें जो बोलते 7-6 था, जो कि 13 जजेस बेंच। ये जो 13 जजेस बेंच, ये प्रावधान कहाँ पे है? आर्टिकल 145 के तहत भारत के संविधान में एक ऐसा क्लोज है जिसमें कि बोला गया है कि मिनिमम जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में बात आएगा तो मिनिमम 5 जज ही बैठ सकते हैं, और उससे ज़्यादा बैठ सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं, जो कि आर्टिकल 145 के तहत ये बयां करता है। तो इसीलिए ये 13 जजेस बेंच बैठा, और इस 13 जजेस बेंच में ये फैसला लिया गया। 7-6 से फैसलों से ये बताया गया कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे कोई टच नहीं कर सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है। इसी बात को बोला गया था। और उसी वक्त पे और भी बहुत सारे चीज हुआ था, जो कि 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट, जो कि गोलकनाथ केसेस था, 24th अमेंडमेंट, 5th अमेंडमेंट जो था कि हमारा बैंक नेशनलाइजेशन के इशू के ऊपर, 26th अमेंडमेंट था हमारा प्रीवी पर्स के ऊपर। इन सब इशू को अगर बोला गया कि अगर लैंड ले रहे हैं तो कॉम्पनसेट तो देना पड़ेगा, जो कि बैंक नेशनलाइजेशन का इशू था। बैंक नेशनलाइजेशन के इशू भी हम एक एक अमेंडमेंट करके कभी एक समझेंगे। आज पूरा ये जो है केशवानंद भारती केस के ऊपर ही है। तो 7-6 जजेस के बेंच में ये डिसीजन सुनाया और केशवानंद भारती ये केस जीत गए, जो कि हमारा 1976 में इसी चीज को बोला गया, जो कि हमारा डिसीजन आया था 1973 में अप्रैल 24 तारीख को हमारा केशवानंद भारती केस, जो कि हमारा 7-6 जजेस बेंचेस से ये हुआ था, जो कि हम 1976 में और एक बार इसका रिव्यू हुआ था, जो कि हम इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी देखते हैं, जो कि 24 एंड 25 इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट अमेंड सब कुछ कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कर सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या? जब हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो इन केसेस के हमें ये जानने का बहुत ज़रूरत हो जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि जब हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में टोटल देखते हैं, जब हमारा संविधान बना था वो संविधान सभा के द्वारा बना था, लेकिन पार्लियामेंट के पास क्या है? पार्लियामेंट के पास ये है कि वो संविधान को संशोधन कर सकता है, लेकिन जो संविधान बना है वो बना नहीं सकता। इसके पास पार्लियामेंट का पावर ये है कि वो संविधान को संशोधन कर सकता है, तो बनाने का पावर नहीं है। तो बनाए जो लोग हैं उसी को जो बोलते हैं कि अहमियत दिया गया, जो कि 7-6 जजेस के बेंच में ये बोला है कि नहीं, ये जो बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ना पार्लियामेंट कभी टच कर सकता है, क्योंकि संविधान बनाने का काम पार्लियामेंट का पास नहीं था, ये जो था हमारा संविधान सभा के पास था। इसीलिए इसी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये नहीं किया जा सकता। जो कि आज के डेट में हम और एक डिबेट सुनते होंगे कि एक सेकुलरिज्म के ऊपर, जो कि सेकुलरिज्म के ऊपर जो केसेस था एसआर बोमई केस, उसमें बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास है सेकुलरिज्म का शब्द जो था एसआर बोमई केस में ये चीज ऐड हुआ था, जो कि सेकुलरिज्म इज ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही था टोटल हमारा केशवानंद भारती केसेस के बारे में। और उस वक्त के अगर बात करेंगे तो केशवानंद भारती केस में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम सिकरी थे उस वक्त के, और उसके बाद जो 25 जुलाई 1973 से उस वक्त से हमारे एन रॉय एक जजेस बन गए थे। उन टॉपिक के बारे में हम कभी और एक पूरा डिस्कशन करेंगे। ये था केशवानंद भारती केसेस। थैंक यू।